नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में साइमन कमीशन के बारे में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की सीरीज़ का यह हमारा 15th लेक्चर है। इसके पहले हम 14 लेक्चर जो है अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत से लेकर अब तक चर्चा की है। और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना रिपोर्ट के बारे में। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम कहें तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी स्टेट का पीएससी हो। अगर स्टेट की पीएससी या यूपीएससी की बात करें तो आज का हमारा जो कंटेंट है या प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है समझ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम बात करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को हम पढ़ रहे हैं और ये जो है इस फ्रीडम मूवमेंट को हमने 6 चरणों में समझा है क्रमशः इनके बारे में। और हम इसके 1, 2, 3, 4 और 6 जो पॉइंट है हमारे, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। देन उसी क्रम में हम जो है गांधी युग पढ़ रहे हैं। अगर गांधी युग की बात करें तो गांधी युग में भी हमें कई टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें कि आज का जो हमारा टॉपिक है जो रेड हाईलाइट से आप देख पा रहे हैं, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, ये हमें जो है आज मुख्यतः समझना है। अब ये हम आज समझ रहे, दैट मीन ये वाले सारे टॉपिक्स जो हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज के हमारे लेक्चर्स के बाद बैक टू बैक हमें इतने टॉपिकों की चर्चा करनी है और इसी के साथ जो है हमारा स्वतंत्रता जो आंदोलन है, हमारा फ्रीडम मूवमेंट जो टॉपिक चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसी कड़ी में अब बात करते हैं हम साइमन कमीशन की, जिसको कि भारतीय विधिक आयोग या व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे और साइमन कमीशन ही आपके जो है दिमाग में होगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो इसका नाम है एक्चुअल जो है भारतीय विधिक आयोग था। क्यों? चूंकि इसके जो अध्यक्ष है वो सर जॉन साइमन थे, तो इसी के नाम पर इसका नाम जो है साइमन कमीशन पड़ा और ये उस नाम से ही काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है टोटल 7 मेंबर थे अध्यक्ष सहित, और सभी जो है ब्रिटिशर्स थे, अर्थात सभी श्वेत व्यक्ति थे, इसीलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया है। तो साइमन कमीशन के बारे में हम जो है बात करते हैं आपको, तो हम बैक टू बैक जब से हम फ्रीडम मूवमेंट पढ़ रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमारे भारत की उस समय पर राजनीतिक और या सामाजिक व्यवस्था थी और क्या चल रहा था। अब होता यूं है कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 में आता है, तो उसी समय ये घोषणा कर देते हैं ब्रिटिश सरकार की 10 वर्ष बाद जो है पुनः इन सुधारों की समीक्षा की जाएगी। अर्थात जो डायरकी वाला सिस्टम आया था 1919 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम था, इसको पॉलिटी में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वहीं पे डिसाइड हो गया था कि 10 वर्ष के बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे। अर्थात ये जो है इसकी समीक्षा की पर्पस से 1929 में जो है एक कमीशन गठित होना था, लेकिन इसके 2 वर्ष पूर्व ही अर्थात नवंबर 1927 में जो है एक कमीशन का गठन किया गया। हालांकि आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है 1919, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है वर्किंग है या नहीं, इसकी जांच हेतु जो है 3 कमेटियां अब तक बनाई गई थी, मूडीमैन कमेटी, बटलर कमेटी और साइमन कमीशन। मूडीमैन कमेटी की अगर हम बात करें तो ये वाला कमीशन जो है यहाँ पर नोट नहीं है, 1924 में आया था, और फिर बटलर कमेटी जो है 1927 में आई थी और साइमन कमीशन 1928 में आया था। तो ये ध्यान रखना है कि किससे संबंधित है। तो हम इसी क्रम में जो है साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 के मूल्यांकन हेतु सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, और उस समय जो है इसके सचिव लॉर्ड बर्कनहेड थे, जो कि भारत सचिव थे तत्कालीन। सभी जो है सदस्य श्वेत थे और इसने अपनी संस्तुतियां 1930 में प्रकाशित की थी। जो साइमन कमीशन का उद्देश्य था वो क्यों गठित किया गया था, तो आप समझ गए होंगे 1919, क्योंकि 1919 के बाद ये तय कर दिया गया था कि हमें इसका जो है समीक्षा हेतु एक कमेटी गठित करनी है। देन इसका प्रमुख उद्देश्य जो था सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के बाद रिपोर्ट देनी थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक उचित है तथा भारत इसके लिए कहाँ तक
तैयार हैं। ठीक है, इसके लिए जो है ये कमेटी जो है गठित की गई थी। उस समय जो है भारत के सचिव थे, आपको पता है 1857 के जो क्रांति के बाद है भारत में एक पद सृजित किया गया था जिसको भारत सचिव का पद कहते हैं। तो उस समय जो तत्कालीन सचिव थे लॉर्ड बिरकनहेड, इन्होंने भारत के ऊपर एक कमेंट किया था कि भारत के लोग संवैधानिक सुधारों हेतु एक सुनियोजित योजना बनाने में सक्षम नहीं है। फलतः इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति की है, क्योंकि उस समय पर साइमन कमीशन का काफी विरोध हुआ था। इसलिए हुआ था विरोध क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब जब उस समय विरोध हो रहा था, लोग बोल रहे थे यार इसमें एक भी भारत का मेंबर नहीं है, मतलब आप भारत के लिए जो है कानून बना रहे हो, भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय ले रहे हो, और वो भी कौन ले रहे हो, विदेशी व्यक्ति ले रहे हैं, और हम है ही नहीं उसमें। तो बर्कनहेड का यह कहना था कि भैया भारत के लोग संवैधानिक सुधारों हेतु सुनियोजित योजना बनाने में सक्षम नहीं है। ये बर्कनहेड ने उस समय जो है टिप्पणी की थी। तो आपको ये जो भी तथ्य भी ध्यान में रखना है। अब संवैधानिक सुधारों की बात करें दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, तब इसमें जो उदारवादी नेता जुड़े थे तो वो निश्चित जो है एक स्टार्टिंग से ही संवैधानिक सुधारों की मांग कर रहे थे। फिर इन्होंने औपनिवेशिक शासन की मांग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये चाहते थे कि भारत में के लिए जो है एक नियम कायदे बने और एक निश्चित जो सुनियोजित योजना बनाई जाए सुधार हेतु। तो उस समय इनका ये जो है कमिटमेंट था। अब हम बात करते हैं कि जब साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों हुई, वो समझ चुके हैं आप। अब बिरकनहेड ने इसकी नियुक्ति के पीछे क्या कारण बताया, ये भी आप समझ चुके हैं। अब साइमन कमीशन जो है नियुक्ति हो चुकी है, तो इसका जो है आपको इसने क्या सुझाव दिए थे। ठीक है, क्या मतलब इसने सुझाव दिए थे, तो इसके मुख्य सुझाव की अगर हम बात करें तो प्रांतीय क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए, ये उसने सुझाव दिया था। केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, इसमें संघीय भावना हो तथा इसके लिए सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से चुने जाए। केंद्र में सरकार का गठन न किया जाए। ठीक है, केंद्र में सरकार का जो गठन है वो न किया जाए। ये नेगेटिव सेंटेंस है, केंद्र में उत्तरदायी सरकार का। ओके, यहाँ पर इसको ठीक है, उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं आया है। तो ये इसके जो है तथ्य उस समय पेश किए गए थे। ठीक है, ये बोल रहा है प्रांतीय क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था संबंधित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए और केंद्र में न की जाए। और साइमन कमीशन जो भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को बम्बई में सबसे पहले। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया एग्जाम में कि साइमन कमीशन सबसे पहले कहाँ पहुंचा था। तो साइमन कमीशन सबसे पहले पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को बम्बई में। तो ये इसकी मुख्य रूप से हमने बात करी। अर्थात हम यहाँ पर फिर से आपको कुछ बिंदु बता दें, नवंबर 1927 में जो है इसके गठन की घोषणा की गई थी, नियुक्ति की घोषणा की गई थी और एक गठित हुआ था, 7 सदस्यीय था। और फाइनली ये कब पहुंचा भारत, 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। अब जब ये भारत पहुंचा तो इसका पुरजोर जो है विरोध किया गया। तो क्या विरोध किया गया, आपका कारण समझ में आ गया होगा कि एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी, कांग्रेस मतलब उस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। तो मद्रास अधिवेशन हुआ था उस समय 1927 में। ठीक है, 1927 में, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। मद्रास अधिवेशन हुआ था 1927 में, जिसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी, ये उस समय अध्यक्ष थे। और इन्होंने जो है साइमन कमीशन का जो है विरोध करा और एक प्रस्ताव पारित किया, प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में। इस वाले टाइटल से इन्होंने करा कि प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो है इन्होंने निर्णय लिया गया। और इनको जो है कई सारे लोगों ने अपना समर्थन दिया। उस समय और भी छोटे छोटे ग्रुप्स जो है काम कर रहे थे, किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा जिसकी स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी, तथा मुस्लिम लीग 1906 में, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो इन्होंने इस चीज़ का जो है, इस बात का जो है, जो इस प्रस्ताव का क्या किया था, समर्थन किया था। इसका अर्थ क्या है कि इन्होंने भी जो है साइमन कमीशन का विरोध किया था। अब हो सकता है कि आपको एग्जाम में अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में ये बहुत आ चुके हैं कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो साइमन गो बैक का नारा किसने दिया, वगैरह वगैरह। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि साइमन कमीशन का किसने समर्थन दिया, किसने विरोध करा इसका। तो विरोध में कांग्रेस तो याद है ही हमें, तो आपको ये वाली पार्टियां भी याद रखनी है। और 2 लोग ऐसे प्रमुख दल थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था। दैट मीन कि उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करा था। तो पंजाब में
संघवादी तथा दक्षिण भारत में जो जस्टिस पार्टी है कमीशन का बहिष्कार न करने का इन्होंने क्या करा था, निर्णय लिया था। तो आपको ये बातें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। अब जन प्रतिक्रिया क्या आई, अर्थात लोगों में जो सामान्य नागरिक है उनमें क्या प्रतिक्रिया आई, तो उन्होंने भी इसका विरोध किया और देश के प्रमुख नगरों में उस समय हड़ताल एवं जुलूस का आयोजन किया गया। और जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने एक नारा भी दिया था, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ये किसने नारा दिया था, तो लाला लाजपत राय ने उस समय जो है नारा दिया था। और साइमन कमीशन का आप जानते हैं कि काफ़ी जुड़ा हुआ लाला लाजपत राय से घटना। अब जब इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन चल रहे थे तो सरकार द्वारा जो है इसका दमन किया गया। दमन स्वरूप जो है प्रदर्शनकारियों को मारा पीटा, यहाँ तक कि जो वरिष्ठ लोग थे उनको भी मारपीट की गई उनके साथ भी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू तथा जीबी पंत प्रमुख थे। इनको जो है लखनऊ में पीटा यहाँ, और जो है लाहौर में विरोध कर रहे लाला लाजपत राय तथा उनके जन आंदोलन पर लाठियां बरसाई गई, जिससे लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो वो हुई थी 27 नवंबर 1928 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की किससे हो गई थी, लाठी चार्ज में हो गई थी। और लाठी चार्ज के जो ऑर्डर दिए थे वो किसने दिए थे, वो दिए थे सैंडर्स ने। उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था सैंडर्स थे, उसने दिए थे। इसीलिए क्या करा था, भगत सिंह ने बदला लेने के लिए इसकी हत्या कर दी थी। तो जब हमने क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ा था तब भी वहाँ पर इसका जिक्र जो है किया था। तो ये जो है इसका पुलिस द्वारा इस प्रकार से इसका दमन किया गया। अब हम बात करें साइमन कमीशन के बारे में कि इसकी एक्चुअल में इससे क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय राजनीति में साइमन कमीशन की नियुक्ति के प्रभाव को दो रूपों में देख सकते हैं कि इसने मौलिक राष्ट्रवादी ताकतों को जो पूर्ण स्वराज के लिए तथा समाजवादी आधार पर सामाजिक आर्थिक सुधारों की मांग कर रही थी और उत्तेजित कर दिया। इसका अर्थ ये है कि उस समय जो तत्कालीन कांग्रेस में लोग जो नेता थे, जो अध्यक्ष बनते थे, वो उपनिवेशिक स्वराज की मांग करते थे, लेकिन उसके भिन्न भी कुछ व्यक्ति विशेष थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। और जब उन्होंने ब्रिटिशर्स का यह चेहरा देखा तो उनके जो स्वर थे और जो है प्रबल हो गए। और लॉर्ड बिरकरहेड ने जो चुनौती दी थी कि भाई भारत के लोग जो है ऐसा जो भी कोई भी जो है ढांचा तैयार नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई भी सुधारों का लेख तैयार नहीं कर सकते जिससे सभी दलों के लोग जो है क्या हो, सहमत हो। तो क्या करा था उस समय, जब उसने ये बिरकरहेड ने जब ये इस टिप्पणी की तो उस समय जो है नेहरू जो थे, अब यहाँ पर नेहरू की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू की। तो मोतीलाल नेहरू ने जो है उनके इस जो चुनौती है उसको स्वीकार करा और ये कोशिश करी कि वो एक ऐसा सुधारों का दस्तावेज तैयार करे जिससे सभी दलों के लोग सहमत हो। और इसके लिए उन्होंने कई उपसमितियां बनाई। इसके लिए क्या हुआ, सबसे पहले सभी जो विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे 1928 में नेहरू ने उनको निमंत्रण दिया, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। ये सम्मेलन जो है दिल्ली में हुआ, फिर पुणे में आयोजित किया गया और भारतीय संविधान का मसविदा तैयार करने हेतु, अर्थात जो भारतीय सुधारों की हम बात कर रहे हैं, अब हम इसको यहाँ पर संविधान नाम दे रहे हैं, उसका लेख तैयार करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया, जिसके वो खुद जो है अध्यक्ष थे और कई सारे उसमें जो है मेंबर थे, जिसमें फेमस अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस थे, जीआई प्रधान, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, कई सारे जो है नामी हस्तियां इसमें उस समय ऐड थी। और इन्होंने जो है इस उपसमिति ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जिसको कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपको नेहरू रिपोर्ट याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। तो मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में प्रस्तुत की गई थी और इसका जो लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कि नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। तो ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट को भी हमने यहाँ पर नोट डाउन नहीं करा है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 1928 में इसलिए हम बता रहे क्योंकि 1928 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। लेकिन जब ये समिति रिपोर्ट की बात चल रही थी तो लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में जो सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो तमाम दलों के नेता थे, उसमें नेहरू रिपोर्ट को क्या किया था, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था।
चलिए अब हम आगे इसका नेहरू रिपोर्ट के हम कुछ बिंदु देख लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो नेहरू है, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसको 13 प्रमुख उसके बिंदु थे। ठीक है, कौन कौन से बिंदु थे? तो उन्होंने कहा था कि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दिया जाए, अर्थात ब्रिटिश शासन के अधीन जो है इन्हें जो है स्वशासन का अधिकार दिया जाए, अर्थात राज तो इन पर ब्रिटिश करे लेकिन जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरह हम जो है स्वशासन का अधिकार दिया जाए जैसे कि इनके दूसरे उपनिवेशों में था। लेकिन जब ये अपना पॉइंट रख रहे थे मोतीलाल नेहरू, तो इनका विरोध किया था खुद जवाहरलाल नेहरू ने, और ये कहा था कि हमें औपनिवेशिक शासन की जगह जो है पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। हालांकि नेहरू रिपोर्ट के जो पॉइंट हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये औपनिवेशिक शासन के बारे में ध्यान रखना है। जो है संयुक्त निर्वाचन पद्धति अपनाई जाए, क्योंकि जब मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, तो उसमें मुस्लिमों के लिए जो है अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो यहाँ पर ये कहा गया कि संयुक्त निर्वाचन पद्धति लाया जाए। केंद्र में उन राज्यों में जहाँ मुसलमान अल्पसंख्या में हो उनको हितों की रक्षा के लिए कुछ स्थानों का आरक्षण किया जाए। ठीक है, ये उस बिंदु में शामिल था। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए और 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, जिसमें कई सारे अधिकार थे, जैसे कि संगठन बनाना, महिलाओं को अधिकार और वयस्क मताधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, इस प्रेस के ऊपर उस प्रकार से कई जो है शामिल किए गए थे। तो 19 मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। केंद्र में तथा राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की गई थी। ठीक है, कहाँ पर? केंद्र एवं राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की गई थी। और मुसलमानों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों को पूर्ण संरक्षण की बात कही गई थी। पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कही गई थी। राजनीति से धर्म, अर्थात राजनीति से धर्म का पृथक्करण होना चाहिए, क्योंकि कई सारे जो है जो उस समय लीग गठित थे, जैसे मुस्लिम लीग, वो पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व ज़्यादा करते थे। कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए, ये भी इनका एक प्रमुख मुद्दा था। केंद्रीय प्रांत में जो संघीय है, ठीक है, ये संघीय है, संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए और अवशिष्ट शक्तियां किसको दी जाए? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाए, जैसा कि आज भी है। सिंध है, एक्चुअल में सिंधु नहीं है, सिंध हमको पता है एक बहुत बढ़िया प्रांत था भारत का। सिंध को बंबई से पृथक कर एक पृथक प्रांत बनाया जाए। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान जो है वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए। देशी राज्यों के अधिकार एवं विशेष अधिकार जो है उसको सुनिश्चित किया जाए। उत्तरदायी शासन की स्थापना के बाद ही किसी राज्य को संघ में सम्मिलित किया जाए, ये उनकी प्रमुख मांगे थी। और भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। तो ये प्रमुख 13 बिंदु थे जो कि मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से पेश किए गए थे। और ये जो नेहरू रिपोर्ट है दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, ये पहला ऐसा सुनियोजित दस्तावेज था जिसने भारतीय संविधान बनाने की दिशा में जो है अपना योगदान दिया था और अब एक बहुत बढ़िया पहल की थी। क्योंकि संविधान, जब आपको सबको पता है, देश आज़ाद होने के बाद जब संविधान लागू हुआ, उसी से लॉ एंड ऑर्डर से ही जो है हमारा देश चल रहा है। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज था। अब यहाँ पर बात आती है संयुक्त निर्वाचन पद्धति की। क्या हुआ था कि 1927 में, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। 1927 में मुस्लिम लीग ने दिल्ली में अधिवेशन किया और एक प्रस्ताव पारित किया, और इस प्रस्ताव में 4 मांगों को ऐड करवाने की बात कही कि भाई हम 4 मांगे मांग रहे हैं, आप इसको जो है ऐड करें। अपने किसको कहा? कांग्रेस को कहा कि आप इसको ऐड करो। तो दिसंबर 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इन मांगों को स्वीकार कर लिया गया। आपको पता है 1927 में एम ए अंसारी थे कांग्रेस के अध्यक्ष, वो थे। तो जो ये मुस्लिम लीग था, इसने जो 4 मांगे किसके समक्ष रखी? इन्होंने 4 मांगे जो कांग्रेस के समक्ष रखी, उसको दिल्ली प्रस्ताव के नाम से शामिल किया गया। उसको क्या कहा गया? तो उसको दिल्ली प्रस्ताव की संज्ञा की गई, क्योंकि जो सम्मेलन था मुस्लिम लीग का दिल्ली में हुआ था। तो मुस्लिमों ने या मुस्लिम लीग ने क्या मांग करी कि पृथक निर्वाचन पद्धति को समाप्त करके हमको कर संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की जाए, जिसमें कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की जाए। मतलब ये ऐड हो गया होगा, तभी यहाँ पर बात की हुई है, तो आपको वो बता रहे हैं हम 4 बिंदु। केंद्रीय विधानमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाए। पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में
मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित किए जाए और सिंध, बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत नामक 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन किया जाए। तो इस प्रकार से जब इन्होंने मांगे रखी थी तो क्या हुआ था कि जो हिंदू महासभा है इसने इसका विरोध किया था कि इस प्रकार की चीज़ें ना करें, नहीं तो फिर वो भी जो है इसके विरोध में गए कि 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों के गठन तथा पंजाब एवं बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के प्रस्ताव का इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि इनका यह मानना था कि अगर इनको पूर्ण वर्चस्व दिया जाएगा तो समान व्यवस्था की मांग जो है बाधित होगी। तो इस बात का जो है विरोध किया गया था। हालांकि शुरुआत में तो नेहरू रिपोर्ट को जो है अप्रूवल मिल गया, जो है स्वीकार कर ली गई, लेकिन बाद में जब कुछ चीज़ों पे मतभेद हुए और दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट के तुरंत बाद, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आगे जाते हैं स्लाइड में। तो हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से मुस्लिम में हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया आई कि मुस्लिम लीग अपने लिए मांग कर रहा है दिल्ली प्रस्ताव के माध्यम से, जिसका हिंदू महासभा द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि उनकी भी कुछ प्रमुख मांगे थी। तो जो बर्कनहेड का चैलेंज था कि भाई आप एक ऐसा संविधान कहेंगे हम उसे, या हम कहेंगे कि ऐसा सुधारों का दस्तावेज तैयार करो जिसमें सारे दलों के लोग जो है संतुष्ट हों। तो शुरू में तो उसको जो है स्वीकार कर लिया गया नेहरू रिपोर्ट को, फिर लेकिन बाद में जाके कुछ मतभेद सामने आते गए। फिर हम बात करें तो जिन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन, तो क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए जो मुस्लिम लीग है इसने अपना आयोजन किया कहाँ पर, कलकत्ता में। वो दिल्ली में किया था 1927 में, जिसको दिल्ली अधिवेशन, दिल्ली प्रस्ताव कहा गया था, और ये जो है कलकत्ता में आयोजित किया गया। ठीक है, कलकत्ता में आयोजित किया गया। अब इसमें जो है जिन्ना ने 3 संशोधन प्रस्तुत किए। ठीक है, कौन कौन से कि केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित करो, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होने तथा पंजाब एवं बंगाल के विधानमंडल में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की जाए और प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था करे। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में जो है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी, तो केंद्र को दी गई थी, जैसा कि आज भी हमारे वर्तमान संविधान में मौजूद है ये फैक्ट। तो जिन्ना ने कहा था कि ये शक्तियाँ जो है प्रांतों को दी जाए। तो मतदान होने पर सम्मेलन में जिन्ना के प्रस्ताव ठुकरा दिए गए। ठीक है, जो जिन्ना ने प्रस्ताव दिए थे तो ये कांग्रेस द्वारा क्या करे, ठुकरा दिए गए। परिणाम स्वरूप जो मुस्लिम लीग है सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गया और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी, आगा खान के धड़ से ये लोग क्या है एक हो गए। और इसके बाद में क्या करा, 1929 में जिन्ना ने अपनी, जैसे नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दिया था उसी प्रकार इस जिन्ना ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की जिसको 14 सूत्री रिपोर्ट कहते हैं और इसमें 14 मांगे रखी गई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हम जिन्ना का इतना इम्पोर्टेंस तो नहीं देंगे, बस इतना फैक्ट याद रखना है कि इसने जो रिपोर्ट दी थी उसमें 14 मांगे मांगी गई थी। तो 14 मांगी गई थी जिसको कि 14 सूत्री मांगे कहते हैं, या फिर जिन्ना की 14 सूत्री मांगे कहते हैं, या फिर जिन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन कहते हैं। बस इतना याद रखना है कि इसमें कितने फैक्ट थे, तो कुल मिलाकर 14 फैक्ट थे। ठीक है, तो ये इस प्रकार की बातें थी। अब हम उसके 14 फैक्ट की बात नहीं करेंगे। अब जब नेहरू रिपोर्ट की संस्थितियों से न केवल हिंदू महासभा, लीग अर्थात मुस्लिम लीग और सिख समुदाय के लोग अप्रसन्न थे, क्योंकि बाद में मतभेद आ रहे थे। फिर बाद में हालांकि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने भी उसका विरोध किया, ये कहकर कि भैया हमें उपनिवेशिक दर्जा नहीं चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट की मांग हमको नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसलिए क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार किया तथा संयुक्त रूप से किसका गठन किया, भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। तो भारतीय स्वतंत्रता लीग क्या है, तो ये भी जो है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित किया गया एक लीग है जो उस समय तत्कालीन जो है भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर जो है विचार विमर्श करता था। ठीक है, तो ये हमने आज इतने पॉइंटों की चर्चा की। तो दोस्तों फिर से बताना चाहेंगे हम, आज हमने जो है साइमन कमीशन की बात करी, आज हमने नेहरू रिपोर्ट की बात करी, देन आज हमने जिन्ना रिपोर्ट की भी बात करी। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है हमारा। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए बैक टू बैक। अगर आप स्टार्टिंग से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारे फैक्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। अब हम जो है नेक्स्ट बात करेंगे हम बहुत ही मोस्ट फेमस सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन की हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।